खान हो। हो रक्षक हमारे, सब गुणों की खान हो। भू सदा सब प्राणियों के, प्राण के भी प्राण हो। हो रक्षक हमारे, सब गुणों की खान हो। भूए सब दुखों को करते, दूर कृपा निधान हो। हुए सब दुखों को दूर करते, तुम कृपा निधान हो। स्व सदा सखरूप सुखमय सुखर हो। देव सवितुर सर्व पादक हो, पालन हार हो। देव सवितुर सर्व उत्पादक हो, पालन हार। ओम हो रक्षक खान हो। नमस्ते। ओम। बहुत सुंदर। धन्यवाद। आज के वक्ता हमारे वैद्य अरुणाबेन जी है। मैं चाहता हूँ 10 मिनट जरा मैं ले लेता हूँ, फिर आपको मैं दे दूंगा। तो हमारी चर्चा पान अपान अग्नि के प्रकार इस पर चल रही थी। परमपिता परमात्मा प्रजापति है, अर्थात हम सब जीवात्मा उनकी प्रजा है। उतना ही नहीं, जो भौतिक जगत है, सूर्य चंद्र आदि वृक्ष वनस्पति, वह भी उनकी प्रजा है। प्रकृष्ट मात्र से उत्पन्न किया है हमारे कल्याण के लिए। तो जड़ चेतन सारी उनकी प्रजा है। परमपिता परमात्मा प्रजापति ने प्रथम इक्षण किया कि मैं एक हूं, अनेक प्रकार से मैं प्रकट हो जाऊं अपनी कृति के द्वारा। इक्षण करने के बाद समस्त पदार्थों का सृजन कल्याण करने हेतु, जीवात्माओं का कल्याण हो उस हेतु उन्हें यह पदार्थों का प्रकाशन किया, प्रकट किया, पैदा किया। सभी ठीक तरह से भोग करने योग्य स्थिति में आ गए। तब मृत्यु ने भी कहा कि मुझे भी भाग दिया जाए, मेरा भी जन्म हो, सभी को उत्पन्न किया, मुझे क्यों नहीं। तो मृत्यु को भी भाग दिया गया। अतः सारे पदार्थों में मृत्यु को विभाजित कर दिया। सारे पदार्थ नश्वर होने लगे। मतलब जो जन्म लिया वह क्षर की ओर, मृत्यु की ओर आगे बढ़ेगा ही। यह प्राकृतिक अलंघ्य विधान है, उसको कोई लांघ नहीं सकता। शाश्वत नियम है कि जो जन्मा, जो बना, वो बिगड़ेगा, वह टूटेगा, फूटेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा ही। यह शाश्वत नियम है। अर्थात मृत्यु से सभी को बांध दिया। जन्म के साथ मृत्यु लेकर ही जन्म लेता है हर वस्तु, हर पदार्थ, हर जीवात्मा। प्रजापति ने केवल अपने लिए प्रिय जानकर मृत्यु को एक ही वस्तु को नहीं प्रदान किया, वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को मृत्यु का वरदान, तुझे मृत्यु कुछ नहीं छू सकता, ऐसा कहा। तो मृत्यु ने विरोध किया कि ऐसा क्यों, सभी को मेरा भागीदार बनाए, इसमें क्यों नहीं।
तो प्रजापति ने कहा कि ठीक है, चलो मैं तेरा भी हिस्सा ब्रह्मचारी को देता हूं। मतलब प्रजापति ने शर्त रखी कि जब ब्रह्मचारी विधि पूर्वक अग्निहोत्र नहीं करेगा तब तू उसे दबा देना, तब अपनी मृत्यु की ओर खींच लेना। ब्रह्मचर्य एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी विद्या है जिससे वो मृत्यु को भी लांघ लेता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो अग्निहोत्र है, वह भी अमृत तत्व को बढ़ाने वाला होता है। अग्निहोत्र हवन करना, ब्रह्मचारी को हवन करना प्रातः और स्वयं, उससे उसकी आयु, उसका तेजस, उसका ओजस सर्व उनका बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप मृत्यु से भी लांघ लेता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, हवन करे, समिधा और शुद्ध घी और अच्छे अच्छे पदार्थों को डालकर शुद्धिकरण बाह्य जगत का करे। और साथ में जो अश्विनो है, अश्विनो कुमार है, जो सयुज है, जो सखा है, साथ साथ रहने वाला है, अर्थात प्राण और अपान है, उनके द्वारा भी वो मृत्यु को जीत लेता है, ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु को लांघ लेता है। तो कथा का अभिप्राय यही है कि दो प्रकार से ब्रह्मचारी मतलब कोई भी संयम से रहे, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म ने जो जो आदेश विधान किया है उसके अनुसार चले, वो सारे ब्रह्मचारी। ईश्वर की आज्ञा का पालन यथोचित करता रहे, वह सब ब्रह्मचारी। और ऐसा करने से वह मृत्यु को लांघ लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु उसको बिगाड़ नहीं सकता। अग्निहोत्र करें और अंदर का यज्ञ के लिए हम प्राण अपान को संयमित करें। एक ब्रह्मांड में है, उसकी व्यवस्था अग्निहोत्र द्वारा शुद्धिकरण होता है, पुष्टिकरण होता है, बढ़ता है, आयु भी बढ़ती है। वैसे ही इस पिंड की भी यदि पान अपान के द्वारा संयमित करके, उसका सदुपयोग करके, उसको रुष्ट पुष्ट बना करके, अशुद्धि का नाश करके इस आयु को बढ़ा सकते हैं और मृत्यु को लांघ सकते हैं। यह ब्रह्मचर्य दशा सबको प्राप्त करनी चाहिए। ब्रह्म को साथ लेकर चलना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म को, ईश्वर को कभी नहीं भूलना, अपने विचार से, अपने उपदेश से, अपनी किसी भी अवस्था से ईश्वर को विस्मृत नहीं करना, वह सच्चा ब्रह्मचर्य है। अर्थात अग्निहोत्र करना और अपनी पिंड को ठीक रखने के लिए अश्विन कुमार का सदुपयोग करना, इसको ठीक संयमित करके ऊर्ध्वगामी बनाना, ऊर्ध्वरेता बनाना, ब्रह्म शक्ति को पचा देना, ज्ञान शक्ति को पचा देना और अन्य उपयोग में अर्थात परोपकार में औरों जीवात्माओं के लिए, सुख के लिए उसको प्रवाहित कर देना, यह ब्रह्म शक्ति को पचाना है। अर्थात जो जाना, जो समझा, जो कंठस्थ किया, वो व्यवहार में उतर जाए और सभी के लिए उपयोगी हो जाए, वह ब्रह्म शक्ति का पचाना है। ऐसे ही ब्रह्म शक्ति का यज्ञ द्वारा रोगनाशक, पुष्टिवर्धक जो आहुति प्रदान करके बाह्य जगत को, बाह्य शरीर को, बाह्य पिंड को भी मजबूत बनाना, रोग मुक्त करना और उसकी भी आयु बढ़ा देना। तो प्राण और अपान उसकी बात कर रहे थे। तो प्राण को क्या बोला गया है वैदिक भाषा में, अध्यात्म भाषा में, वो समझे, बहुत अच्छा है। प्राण अपान, प्राण वह दाहिना भाग है और बायां
अपान है, प्राण उदय है, अपान अस्त है, प्राण सूर्य है, यह चंद्र है, प्राण भारद्वाज है, अपनी वाद शक्ति को बढ़ा देता है, भारद्वाज है, वाज को भरने वाला भारद्वाज, और जो छोड़ते हैं वो अपान है, वो च्यवन है, हम उसके क्षयित होते जाते हैं। प्राण दिन है, प्राण पूर्णिमा है, अपान रात है, अमाश है। प्राण उत्तर की तरफ एक जोश, एक ऊर्जा बढ़ता है, वो उत्तरायण है, और अपान वह दक्षिणायन है। शुक्ल पक्ष प्राण है जो लेते हैं, और कृष्ण पक्ष वह अपान है। पूर्वाह प्राण है जो दाहिनी ओर है, और अपराह वह बाईं ओर है, वो अपान है। जिसका उदय होता है, जिसका प्रारंभ होता है, वह प्राण है, अथवा वह प्रातः है, सुबह है, और जिसका निष्कासन होता है, जिसके बाद शांति होती है, वह सायं है, प्रातः और सायं। जो ऊर्ध्वगमन है, उठता है और गति करता है, वह प्राण है, और अधोगमन वह अपान है। जन्म लेना प्राण है, और मृत्यु को प्राप्त करना वह अपान है। जो सृष्टि है, जो जागती है, वह प्राण है, और विलन करना, प्रलय होना, लय होना वह अपान है। जो देवत्व है वह प्राण है, और जो पितृत्व है, अपने पितरजनों है, जो गए भूतकाल में, भूतकाल के गर्भ में समाहित है, वह पितृ है, देव है और पितृ है। जो प्राण है वह ज्ञान है, और जो कर्म है वह अपान है। आहुति में, अग्निहोत्र में ओम ज्योति ज्योति ज्योति, तो ज्योति बोलते हैं वह प्राण है, और तमः है वह अपान है। जो लेने से प्रकाश होता है, सारी वस्तु प्रकाशित जागृत हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो प्राण प्रकाश है, और अपान ज्योति है। उनकी भी जो विलय होती है, उनकी भी एक ज्योति है। जो शांत होते हैं, उनकी भी एक ज्योति है, वह बिल्कुल अभाव नहीं है। तो प्रकाश प्राण है, और ज्योति वह अपान है। सूर्य और अग्नि वह भी प्राण अपान है। उदय अस्त प्रातः सायं वह भी बात हुई। जो ऊर्जा है वह प्राण है, और क्षय वह अपान है। तो इस प्रकार का जो संयुज है, जो सखा है, जो जोड़ी है, जो अश्विनी कुमार है, उनको जानना चाहिए, और उनको जानकर सारे शरीर में जो प्रकाशित है, जो तेजोमयी है, जो जिस अग्नि से हम जीते हैं, वो प्राण शक्ति है। यह प्राण शक्ति जब ऐसी होती है, प्राप्त होती है कि बर्फीले -डिग्री हो, -40 भी क्यों हो, फिर भी अपनी प्राण शक्ति होने से हमारा शरीर का बैलेंस वो कर लेता है। ईश्वर की वो व्यवस्था है कि अंदर की गर्मी, शरीर की गर्मी, प्राण शक्ति हमें जिलाती है, और 50+ हीट में, गर्मी में भी यह प्राण शक्ति उस प्रकार का बैलेंस कर लेती है, जिससे हमारी शरीर की गर्मी बनी रहती है, हम जीते हैं, अच्छी तरह से जी सकते हैं। ऐसी स्थिति यह प्राण अपान की है, वो परमात्मा ने की है। लेकिन हमें प्राण और अपान को संयमित करके, उसका ठीक उपयोग करके, उसका सामंजस्य, उसका संगतिकरण करके ब्रह्मचर्य शक्ति, वाद शक्ति बढ़ानी है, जिससे सारे रोग के कुपोष है वो नष्ट हो, और नई ऊर्जा, नए कोष विशेष प्राप्त हो, और जो मृत्यु की ओर जाने वाले हो उनको रोककर
युवा की ओर बढ़ जाए, ऐसी व्यवस्था हम अपने पिंड में कर सकते और अग्निहोत्र द्वारा जो ब्रह्मांड रूपी जो पिंड है उसमें भी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो हम वास्तव में हम ब्रह्मचर्य है और हमने मृत्यु को लांघ लिया है, ऐसा कर सकते हैं। ओम सम। धन्यवाद। बहुत कठिन पड़ रहा है ऐसा तो नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा है, मजा आती है सुनने में, पढ़ने में, बोलने में भी अच्छा लगता है। तो मैं आधा घंटा में स्वामी जी का प्रवचन न्याय दर्शन का छोड़ के यहाँ आया हूँ। मेरे को यहाँ वाह भाई वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पूरी पुस्तक है, मैंने ये 2 या 3 चैप्टर का है, और भी आगे प्राण पर आगे चलेंगे। तो अभी आज के वास्तव में अरुणा बेन जी से मैंने सम्मति ले ली थी कि मैं 10-15 मिनट बोलूंगा, तो उस प्रकार से मैंने 10 या 15 मिनट लगभग लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये इसके वैद्य है तो वो बहुत अच्छी तरह से ये बातें समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रारंभ करें। अरुणा जी, वैद्य जी, आपका स्वागत है, प्रारंभ करें। हो गया? हुआ? हाँ, तो शुरू करें। हाँ, आप सबको मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्ते जी। आपने इस प्रोग्राम में मुझे आज मौका दिया, इसलिए आप सबकी मैं आभारी हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। हाँ, मोबाइल है, मोबाइल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, आज मैं एक विषय के बारे में बताना चाहती हूँ। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। असरकारक व्यक्तियों की 7 आदतें। सक्सेसफुल लोगों की जो असरकारक 7 हैबिट्स होती है उसके बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये एक पुस्तक है। वो पुस्तक है स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है। स्टीफन हॉकिंस मैनेजमेंट के गुरु थे। उसकी मैनेजमेंट की सब स्कूलों में, अमेरिका, यूरोप में उसकी पुस्तकें पढ़ाई जाती है। उसी में उसने एक 7 हैबिट्स बताई है सक्सेसफुल लोगों की। तो ये 7 हैबिट्स क्या होती है उसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहूंगी। असरकारक व्यक्तियों की असरकारक 7 आदतें। स्टीफन हॉकिंस सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु थे। मैनेजमेंट की स्कूल में उसका पुस्तक पढ़ाया जाता है। और उन्होंने ये 7 हैबिट्स कहाँ से तय किया, तो उन्होंने 3000 सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की। 3000 लोगों को जो सक्सेसफुल लोग थे उसके जीवन के बारे में सोचा कि वो लोग कौन कौन सी आदतें रखते हैं, इसीलिए वो अपने जीवन में सक्सेस हुए हैं। तो उन्होंने इन 3000 लोगों के जीवन का परीक्षण किया। सक्सेसफुल मतलब कि धन कमाने में या व्यवसाय बढ़ाने में ही सक्सेस नहीं, लेकिन धन कमाए, व्यवसाय बढ़ाए और अपने जीवन का जो रोल है, पिता का, माता का, पुत्र का, पुत्री का, भाई का, बहन का, हस्बैंड का, वाइफ का, नेबर का, रिलेटिव का, ये सब रोल में जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, इन 3000 लोगों की स्टडी की और उन्होंने 3 साल तक सोचा कि ये 3000 लोग सक्सेस कौन कौन सी आदतों रखने से अपने जीवन में सक्सेस हुए हैं, और उसमें से तारण निकाल के उन्होंने ये 7 हैबिट्स नाम का एक पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक के बारे में मैनेजमेंट का जो कोर्स चलता है MBA का, उसी में वो पुस्तक अमेरिका, यूरोप, इंडिया सभी स्कूल्स में वह पढ़ाया जाता है और उसी के बारे में सक्सेसफुल लोगों के बारे में सभी को जानकारी दी जाती है। तो उसी में पहला हैबिट है प्रोएक्टिव। एक्टिव मतलब कि कार्यरत होना, और प्रोएक्टिव का क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल स्वभाव। जब परिस्थिति विपरीत है तब हमें सानुकूल स्वभाव रखना चाहिए। अपने
अनुकूल स्वभाव रख करना चाहिए और ऐसी हैबिट रखने से हम जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। तो पहले हर आदमी के या हर व्यक्ति के जीवन में पहले अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं। अपने घर में भी कभी कभी अपने मन के अनुकूल बात नहीं बनती है, तो भी हमें उस कार्यों में साथ या सहकार देना होता है। तो अपने घर में भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी सहकार देना होता है, तब भी हमें उसी कार्य में अपने उत्साह से, अपने सद्भाव से, अपने सद्गुणों से उस कार्य को संपन्न करने में सहकार देना चाहिए। इस तरह अब अपने जो संस्था में हम काम करते हैं वहां पे भी कई बार अपने मन के अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है, अपने विचार से अनुकूल नहीं होता है। अपने विचारों को छोड़कर दूसरे आदमी के विचारों को एक्सेप्ट किया जाता है। तो उस वक्त भी हमें उस परिस्थिति में भी सानुकूल वर्तन करना चाहिए और सानुकूल निर्णय लेकर उस काम में जुड़ जाना चाहिए और उस व्यक्ति को साथ मिलकर उस काम की चर्चा के अंत में उसी काम का जो मिनिमम प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को तय करके उस कार्य को संपन्न करके उस कार्य को आनंद से निपटाना चाहिए। और ऐसे आनंद से निपटाने से हमें भी आनंद मिलता है और दूसरा भी उसके पीछे भी दूसरा एक आनंदपूर्ण कार्य का आयोजन हो सकता है। इसी तरह प्रोएक्टिव बताया गया है कि हर आदमी को जीवन में परिस्थितियां हर जगह सानुकूल नहीं होती है, फिर भी हमें साथ सहकार देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और उस काम में अपनी नीतिमत्ता से जुड़ जाना चाहिए। उस समय अपने गैररीति या अनीति का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये पहली हैबिट है, वो स्टीफन हॉकिंस से बताई गई है। दूसरी हैबिट्स है बिगिनिंग द एंडिंग माइंड। आरंभ का अंत होना है, आरंभ का अंतिम। हम जो कार्य शुरू करते हैं उसके बारे में सोचना है कि उसका प्रारंभ क्या है, कैसे करेंगे, इसमें कितने लोग जुड़ेंगे, कितने रिसोर्सेस की आवश्यकता होगी और उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या निकलेगा, उसका परिणाम अन्य आदमी के लिए कल्याणकारक होगा भी नहीं, ये सब सोचकर ये दूसरी हैबिट भी बनानी चाहिए। हाँ, तीसरी हैबिट है प्रायोरिटी ऑफ हैप्पीनेस। हर आदमी को खुश रहना चाहिए, मैं भी खुश रहूं, तुम भी खुश रहो, आप भी खुश रहे, सब लोग खुश रहे, इस तरह से हमें कार्य में जुड़ना चाहिए। किसी को मन उदास न हो, किसी के दिल को चोट न पहुंचे, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न हो, किसी को हम दगा न करें, किसी के साथ चीटिंग न करें, ऐसे वर्ताव से हमें कार्य करना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी एक बार जीवन में 2 बार किसी दूसरे आदमी के साथ चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन तीसरी या चौथी बार तो कहीं न कहीं तरह से वो चीटिंग बाहर आ ही जाता है। इसीलिए अपने सद्भाव पूर्ण से दूसरे का मन कैसे खुश रहे, उसी हैबिट्स भी अपने जीवन में डालनी चाहिए। और तीसरा है थिंक विन विन, मतलब कि मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो, आप भी जीतो, सब लोग जीत के रहे, सब लोग की जीत होनी चाहिए। किसी को हराने का मन में भाव रखना नहीं चाहिए, किसी को नीचा दिखाने का भाव अपने मन में कभी लाना नहीं चाहिए। जो अपने जीवन में कोई भी रोल बजाना हो, माता पिता पुत्री पड़ोसी रिलेटिव भाई भाभी, सबके साथ हमें प्यार से सद्भाव पूर्ण से कोई व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाकर अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में या धन कमाने में की भी नीतिमत्ता पूर्वक से सबको थिंक विन में सब लोग विजयी भव होवे, ऐसे विचार सोच करके कार्य करते रहना चाहिए। हाँ, अभी आगे एक हैबिट है, 5वीं हैबिट जो है वो थिंक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन अंडरस्टूड। पहले जो आदमी
कोई अपने को कोई कथन बता रहा है, कोई कार्य काम सुना रहा है, तो शांति से उसको पहले सुनना चाहिए। उसको उत्तर देने के लिए नहीं सुनना चाहिए, लेकिन उसी की बात को समझने के लिए सुनना चाहिए। एंथेटिक लिसनिंग होना चाहिए। अपने उस आदमी जो कहना चाहता है उसी को समझने का, उसी के कार्य में जुड़ने के लिए उसी को मनन करने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे पहले उस आदमी को समझना चाहिए, बाद में हमारा जो प्रत्युत्तर है और हमारा जो उस कार्य में कैसे जुड़ना है वो बताना चाहिए। इसीलिए लिसनिंग की भी एक पद्धति होती है, और सामने वाले आदमी को उत्तर देने के लिए नहीं, लेकिन उस आदमी क्या कहना चाहता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, हम हमारे जीवन में उसे कैसे उतार पाएंगे, उसी के लिए ऐसी एक आदत बनानी होगी। और आगे एक हैबिट है, उसका नाम है सिनर्जी। सिनर्जी मतलब आपने एनर्जी शब्द तो सुना होगा। एनर्जी मतलब शक्ति, ताकत, या शारीरिक ताकत हो या मानसिक ताकत हो या कोई भी ताकत हो, पैसों की ताकत हो या कोई भी ताकत हो, लेकिन सिनर्जी शब्द उसके आगे एस लग जाता है। सिनर्जी का मतलब क्या होता है कि दो या ज्यादा व्यक्ति जब कार्य में जुड़ जाते हैं तो ये कार्य अच्छी तरह से दो और ज्यादा व्यक्तियों की ताकत इकट्ठी होने के कारण से वह कार्य अच्छी तरह सफल होता है, अच्छी तरह समृद्ध होता है। और अनेक आदमी जुड़ जाने से, यूनिटी होने से कार्य में सफलता अच्छी तरह से मिलती है। लेकिन आजकल क्या विचारधारा है, जब दो आदमी जुड़ जाते हैं ना तो कभी कभी कार्य बिगड़ जाते हैं। को क्या क्या हो, कोई एक आदमी बोलता है मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, दूसरा बोला तेरे हिसाब से काम होना चाहिए, तीसरा बोला मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, और तीनों आदमियों को में मतभेद हो जाता है। मतभेद के कारण मनभेद भी हो जाता है, और उस कार्य की शक्ति जो होती है वो क्षीण हो जाती है, और जो उस कार्य का जितना सरल परिणाम आना चाहिए, अच्छा परिणाम आना चाहिए, वो परिणाम नहीं आता है। और एक कहवत है कि 3 इंडियंस इज इक्वल टू 1 जापानीज, नहीं 3 जापानीज इज इक्वल टू 1 इंडियन। 1 इंडियन के बराबर 3 जापानीज लोग होते हैं। मतलब कि इंडियन का शारीरिक बल और मानसिक बल जो 3 जापानीज लोग काम कर सकते हैं, वो ऐसा एक इंडियन कर सकता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। वो बात सही भी है कि इंडियन लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, उनकी मनस्ती स्थिति जापानी लोगों से ज्यादा उच्चतर होती है। लेकिन दूसरा भी एक कॉन्सेप्ट है, 2 इंडियंस इज इक्वल टू 1 जापानीज। 2 इंडियंस मिल जाते हैं तो 1 जापानीज बन जाता है। इसी में ऐसा उल्टा क्यों हो गया? तो क्या हो गया, 2 इंडियन मिल जाते हैं ना तो वो बताते हैं नहीं नहीं मेरी बात सही है, पहले मुझे सुनो। वो दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मैं सुनाना चाहता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट के मतलब से एक कार्य कहो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए लड़ाई झगड़ों में या अपना मत या अपना ईगो को आगे लाने में लग जाते हैं। तो 2 आदमी भी दो आदमी की ताकत होने पर भी, टैलेंट होने पर भी एक जापानी जितना काम कर सकते हैं। और 3 इंडियंस इज इक्वल टू 0। 3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके और मतांतर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने कार्य में यूनिटी नहीं रखते हैं। इसीलिए सिनर्जी के साथ, यानी कि दूसरे अपने मन से प्रतिकूल प्रतिभा हो, अपना कॉन्सेप्ट से अलग प्रतिभा हो, फिर भी उस कार्य में हमें तो मन से, तन से, धन से जुड़ जाना चाहिए, और यथाशक्ति संभव हो उस कार्य को सफल होने में प्रयास करना चाहिए। ये तो सिनर्जी नाम की भी एक हैबिट बताई गई है। और एक हैबिट बताई गई है, वो शार्पन सोल, मतलब को आत्मा को शक्ति देना। आत्मा को, अपनी आत्मा को कैसे शक्ति देता है? फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए आत्मा अपने शरीर के द्वारा ही सब कार्य को संपन्न करता है। इसीलिए
अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखना चाहिए। इसी के लिए तो इसी के लिए फिजिकल सोल को यानी कि भौतिक शरीर को संपन्न रखने के लिए यू हैव टू डू एक्सरसाइज। और मेंटली सोल को मेंटल शक्ति देने के लिए, मानसिक रूप से शक्ति देने के लिए, मानसिक ताकत देने के लिए यू हैव टू गुड रीडिंग, गुड थिंकिंग एंड गुड अंडरस्टैंडिंग। हमें अच्छा विचार करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे कार्य करते रहना चाहिए जीवन में। और इमोशनली थिंकिंग के बारे में क्या कहा गया है कि स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है कि यू हैव टू कनेक्ट विथ योर क्रिएटर एवरी डे विथ प्रेयर। आपको बनाने वाला जो है, इस दुनिया को किसने बनाया? अपना क्रिएटर कौन है? तो वो भगवान है। भगवान की शक्ति को हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए, उससे कनेक्ट होना चाहिए। मतलब कि सुबह शाम अपने को जो बनाने वाला है, अपना जो क्रिएटर है, गॉड है, उसके गुणों का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसके साथ ध्यान में बैठना चाहिए और उसकी भगवान हमें सब कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करने की शक्ति दे। ऐसा स्टीफन हॉकिंस जैसा लेखक ने भी अपनी बुक में लिखा है। इस तरह इस 7 हैबिट्स का पालन करना चाहिए और आज ये 7 हैबिट्स का पालन करना चाहिए। और दूसरा एक उदाहरण में थॉमस अल्वा के बारे में बताती हूँ। थॉमस अल्वा एक साइंटिस्ट था, उसी ने लाइट की शोध की, बल्ब की शोध की। एक दिन क्या हुआ था, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। तो एक आदमी ने उसे आकर बताया कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। तो वो अपने बेटे को लेकर फैक्ट्री गया और वहां जाकर देखा तो फैक्ट्री पूरी जल रही थी। तो उस समय उसने धैर्य रखा, स्थिरता रखी और अपने बेटे को सिर्फ इतना बताया कि गो एंड कॉल योर मदर, आप जाओ और अपनी माता को बुलाओ। वो बेटा घर गया, माता को बुला के लाया। तो जो थॉमस अल्वा की जो पत्नी थी, वो फैक्ट्री की जलती हुई देखकर एकदम से धरती पर गिर पड़ी। एकदम से उसको बेहोशी हो गई और उसको लगा कि ये मेरी फैक्ट्री जल गई, अब क्या होगा, हे भगवान, अब हमारा क्या होगा। ऐसा करके उसमें सेटबैक फील किया, फेलियर फील किया। तब थॉमस अल्वा एडिसन ने उसे हाथ पकड़ के उठाया और उससे बोला कि थैंक गॉड, उसने भगवान का आभार किया। ऑल माय मिस्टेक्स आर बर्न आउट, मेरी सब गलतियां जल गई। उसने ऐसा बताया, आई विल स्टार्ट अगेन, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। और अपनी पत्नी को आश्वासन, सांत्वना दिया कि ये तो सब रिकॉर्ड था, ये सब डेटा था, वो फैक्ट्री जल गई, लेकिन हम हमारी शक्ति से आई विल स्टार्ट फ्रेश, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। और उन्होंने जो उनका अभिगम बदल गया। उन्होंने सोचा, वो फैक्ट्री की जलती हुई आग देखकर उनका पूरा अभिगम बदल गया और उसका आत्मा बलशाली हो गया और उसने लाइट, बिजली यानी बल्ब की शोध की। इसी तरह पूरा थॉमस अल्वा का अभिगम बदल गया। ऐसे अभिगम बदलने की, ऐसे जीवन में कहीं अपने जीवन में विपत्ति आए, सेटबैक आए, फेल्योर आए, तो उस समय हमें अपना अभिगम बदलना चाहिए, फिर से हमें शुरू करना चाहिए, फिर से प्रयास करना चाहिए। हमें नासीपास ना होकर फिर से उस कार्य को लगाना चाहिए। और वो बल कहाँ से आता है? तो वो बल आत्मा से आता है। हम आत्मा जब बलशाली होता है, आत्मा जब सद्गुणी होता है, सद्भावनाओं से युक्त होता है, तब ऐसे थॉट, ऐसे अभिगम क्रिएट करता है। मन की मदद से अच्छे अच्छे कार्य को करने की हमें प्रेरणा देता है और हमारे जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। और आजकल सक्सेस होने के लिए कैरियर में, रिश्ते में और अपने व्यवसाय में सक्सेस होने के लिए लोग कई तरह की गलतियां करते हैं। कई तरह के लोग
कई तरह की बेईमानी और गैर रीतियों का आचरण करते हैं, लेकिन हमें सेटबैक या फेल्योर की स्थिति में भी नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ना नहीं चाहिए और नीति नियम और सिद्धांत के अनुसार प्रचंड पुरुषार्थ करके सद्भावना से, सच्चे मन से, सच्ची लगन से, सच्चे धैर्य से कार्य करेंगे तो परमात्मा भी हमें उस कार्य में सहाय करेगा। और तीसरा उदाहरण में एक धनाढ्य आदमी का देना चाहती हूँ। उसका नाम आप सबने सुना है, वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स बहुत धनाढ्य आदमी है। उसे ही इज अ चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का चेयरमैन है। उसने वो ही इज अ रिचेस्ट पर्सन अपॉन द अर्थ। पृथ्वी पर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है। उसी ने भी जीवन चरित्र में 3 बातों को मेंशन किया है कि बिजनेस इज अ स्पीड ऑफ लाइट। वो उसका धनाढ्य होने का के लिए उसने क्या किया, तो बिजनेस इज अ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट की स्पीड से हमें बिजनेस करना है। तो लाइट की स्पीड क्या होती है, 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। इतनी गति से हमें बिजनेस को बढ़ाना है। तो इतनी गति से बिजनेस को बढ़ाना है तो उसने उसके जीवन चरित्र में 3 बातों का उल्लेख किया है। तो पहला है डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि लक्ष्य तय करना, अपना एक कॉन्सेप्ट तय कर देना कि मुझे ये कार्य करना ही है। अपना लक्ष्य निर्धारित कर देने का, डिटर्मिनेशन कर देने का कि मुझे ये कार्य संपन्न करना है। इस कार्य के लिए मुझे जो भी करना चाहिए वो नीतिमत्ता से मैं करने को तैयार हूँ। दूसरा उन्होंने बताया कि हार्ड वर्किंग, यानी कि प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ से कुछ हो सकता नहीं है, प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए। और तीसरा उन्होंने बताया कि एक्सेप्टेंस ऑफ अदर आइडियाज, दूसरे लोगों के आइडियाज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, दूसरे के मत को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी से और इन तीनों बाबतों के इकट्ठे करने से लक्ष्य निर्धारण, पहले हम लक्ष्य निर्धारण करेंगे। लक्ष्य निर्धारण के प्रति जो रिसोर्सेज है, धन की जरूरत है, मनुष्य की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, कई मशीन्स की जरूरत है, उन सबको एकत्र करेंगे और उसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ में नीतिबद्धता रखेंगे। और तीसरा कि सब दूसरे लोगों के विचार भी हम ग्राह्य रखेंगे, दूसरे लोगों का भी सोचेंगे, उसके आइडियाज को भी हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हम लाइट की स्पीड से अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बिल गेट्स जैसे आदमी की भी जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके प्रचंड पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकता है। और आजकल एक दूसरे, मैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, इसलिए आज थोड़ा एक रोग के बारे में कि आपको थोड़ा बता दूं। ये तो अपनी हैबिट्स के बारे में बताया। तो स्वस्थ रहने के लिए आजकल एक मेदो रोग यानी कि ओबेसिटी का बहुत प्रॉब्लम है। हर गुजरातियों के 2 ही प्रश्न के, वजन कैसे घटाए और क्या खाए। हर लोगों को ये 2 बात की ही चर्चा होती है। आजकल क्या है, कैलोरी कॉन्सेप्ट मार्केट में आया हुआ है। वो कैलोरी कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रॉड है, वो बिल्कुल गलत है। इतनी कैलोरी खानी चाहिए, इतना एक्सरसाइज करना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, इतना फैट लेना चाहिए, इतना काजू लेना चाहिए, इतना बादाम लेना चाहिए। ये सब वजन कम करने के लिए फ्रॉड कॉन्सेप्ट है। आजकल बहुत न्यूट्रिशियंस है, बहुत डाइटिशियंस है, बहुत जिम्नेटिशियंस है, बहुत वो ट्रेनर है, वो सब धंधा बहुत जोर से चला है आजकल मार्केट में। लेकिन इस धंधे में भी लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं है, पूरा अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरी अपने शरीर की रचना और क्रिया के बारे में जानकारी नहीं है। तो एक कैलोरी कॉन्सेप्ट अपनाने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और किताबों में वो क्या, मेडिकल साइंस की किताबों में क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर, बस इसके आगे कुछ लिखा नहीं है।
ये चार ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर उसको कैसे खाना कैसे लेना चाहिए उसके बारे में किताबों में बताया गया है। लेकिन आजकल फैट शरीर में फैट यानी कि मेद बढ़ता कैसे है, तो उसी का क्या एक कारण है कि भाई अपना जठराग्नि जब बराबर से कार्य नहीं करता है तब फैट बदला है। अपना जो बॉडी होता है ह्यूमन बॉडी, उसी में किस कारणों से वेट बढ़ता है, तो अपने जो बॉडी के ऑर्गन्स है, ब्रेन, किडनी, लीवर, पेनक्रियास, लंग्स, ये सबका जो वेट मेडिकल साइंस की बुक्स में बताया गया है वो तो सब हर आदमी में लगभग समान ही है, उसी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अंतर किसी में है तो अपने मसल्स, अपने हड्डियां यानी कि बोन्स और फैट, इन तीनों में अंतर है। और बोन्स और जो मसल्स है उसका भी वजन है ना, उसी की एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशंस के आगे हड्डियां भी नहीं बढ़ सकती और मसल्स का भी वजन नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो फैट यानी चर्बी यानी कि घी बोलते हैं, उसी को बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है। ये स्टोर हो जाता है तो ओबेसिटी हो जाती है। आजकल ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है और इसी का कारण मॉडर्न साइंस और ट्रेनर लोग सब बताते हैं, एक्सरसाइज करो, इंटरिम रिलीफ डाइट करो, फास्टिंग डाइट करो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये तेल खाओ, ये नहीं खाओ, ये दूध नहीं खाओ, ये घी नहीं खाओ, ये मक्खन नहीं खाओ, ये चर्बी नहीं खाओ। लेकिन ये सब लोग अपनी बॉडी की पूरी जानकारी नहीं है उन लोगों के पास कि भाई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, अपनी बॉडी में तो श्वसन तंत्र चलता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलती है, कई सारी ये सिस्टम्स चलती है। उस सिस्टम के बारे में अच्छी जानकारी नहीं होती है और लोग जो फॉलो करते हैं हर लोगों की अलग अलग फिलोसॉफी होती है। न्यूट्रिशन अलग बताएगा, डाइटिशियन अलग बताएगा, मेडिकल डॉक्टर अलग बताएगा, सब अपनी अपनी तरह से डाइट का कॉन्सेप्ट बता रहते हैं। लेकिन मेरा ये अभिगम है कि किसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए। इसके जो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाले कई लोगों को मैं आपको उदाहरण देती हूँ। तो एक कैलोरी कॉन्सेप्ट में, वजन उतारने के कॉन्सेप्ट में कई लोगों की जान चली गई है। तो ऐसे में कई उदाहरण देती हूँ। तो पहला नाम है डॉक्टर हाथी। आपने डॉक्टर हाथी, वो तारक मेहता के उल्टे चश्मे में आता था, वो आपने देखा होगा सबने। वो 245 kg वेट वाला था और उसी ने ये कैलोरी वाला कॉन्सेप्ट में 46 इयर्स में उसी की डेथ हो गई। और दूसरा नाम बताती हूँ, सेंचुरी साइकिलिस्ट। वो एक साइकिलिस्ट था, वो कैलोरी के चक्कर में हर रोज 100 किलोमीटर साइकिलिंग करता था, साइकिल चलाता था, कैलोरी बर्न करने के चक्कर में वो पड़ा हुआ था। लेकिन उसकी भी 42 इयर्स की आयु में डेथ हो गई। तीसरा मैं बताती हूँ, एक ब्रूसली का नाम है। ब्रूसली फिटनेस सेंटर के लिए जाने माने आदमी है। ब्रूसली के फिटनेस सेंटर कई सिटी में चलते हैं, फिटनेस के लिए वो बहुत जाने माने आदमी है। लेकिन उसी की भी 32 इयर्स की एज में ब्रूसली की भी 30 फिटनेस सेंटर वो भी बहुत चलाता है कि उसकी भी 40 साल में ये वजन के चक्कर की वजह से डेथ हो गई। काइजन कापड़िया, उसी के भी कई जगह फिटनेस सेंटर प्रचलित है। वो काइजन कापड़िया की भी नींद में डेथ हो गई। तीसरा एक आदमी है शेन वॉर्न करके, वो एक ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है। वो मतलब कि बॉलर है, मतलब कि वो फिजिकली बराबर फिट है। उसी के भी डाइट के चक्कर में इस बॉलर को भी एक ट्रेनर ने 15-20 दिन तक लिक्विड डाइट पर रख दिया। लिक्विड डाइट 15 दिन पर रहने से उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डैमेज हो गया और उसी की भी 52 या 55 की एज में उसकी डेथ हो गई। ऐसे गुरुप्रीत वेंथली नाम का भी एक लंदन में आदमी था। वो आदमी
हेल्दी हार्ट जूस बनाता था। हार्ट के लिए जो सबसे हेल्दी फूड है उसी को लगा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सही रखेंगे तो लंबे साल तक जिंदा रहेंगे, लंबे साल कर मैं फिट रहूंगा। तो उसी ने ब्लूबेरी, रोजबेरी, कई प्रकार के फ्रूट्स, कई प्रकार के सुपर फूड डाल के एक हार्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्दी जूस बनाया और वो जूस का उसने सेवन किया, फिर भी उसकी भी कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट होने से डेथ हो गई। ऐसे 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 आजकल कई लोगों की डेथ हो जाती है। हाँ, और एक दूसरा एक बाबा जी था, उसकी अभी हमें थोड़े महीने पेपर में आया था, एश ग्रेड जूस बनाया था उसी ने। उस बाबा जी की भी ब्रेन की हेमरेज हो जाने से, ब्रेन की नस फट जाने से उसी की भी 50 साल की आयु के पहले डेथ हो गई। दूसरा एक नाम है डॉक्टर नीतू कुमार वानके, उसी ने बॉम्बे में वो जो अंबानी की अस्पताल है उसी की नींव डाली। वो सबसे बड़ा हार्ट का सर्जन था, उसी की भी एक डाइट के चक्कर में डेथ हो गई। तीसरा एक उदाहरण है डॉक्टर पुनीत राजकुमार, वो भी एक ट्रेनर के पास जाता था, ट्रेनर के पास से वो एक्सरसाइज करता था, वो अपनी कितनी कैलोरी अपने बॉडी में लिया, कितनी कैलोरी बर्न किया, ऐसा हिसाब रखता था। उसकी ही वो ट्रेनर के सामने ही डेथ हो गई। और दूसरा एक डॉक्टर है डॉक्टर गौरव गांधी, वो जामनगर का डॉक्टर है, वो हार्ट का सर्जन है, वो कंप्लीट एक्टिव मैन था। उन्होंने अपने लाइफ में 16,000 हार्ट की सर्जरी की, मतलब कि 16,000 हार्ट की सर्जरी थी, तो वो कंप्लीट एक्टिव था, हार्ट का सर्जन था। उसी का भी हार्ट, उसी के भी 40 साल में हार्ट में कुछ तकलीफ हुई, सब उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, जो कार्डियक के लगते सब रिपोर्ट्स थे, सब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन थे, ईसीजी थे, सब नॉर्मल आ रहे थे, फिर भी उसकी भी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। इसी तरह तो मैं कई उदाहरण बताए। हाँ, समय हो चुका है, अगली बार आपको याद करेंगे जी। हाँ, अभी मैं आगे बताती हूँ। हाँ, वो हाँ बस ओबेसिटी के मैं आती हूँ ऊपर कि एक है ने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन था, 1942 और 45 तक जो वर्ल्ड वॉर 2 था, उसी समय एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई इंटरिम रिलीफ डाइट फॉलो करो तो आपको ओबेसिटी नहीं होगा। लेकिन वो क्या है, उस समय की बात बता रही हूँ मैं, 1942 या 45 तक की। लेकिन अभी 2000 वो कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी 2024 में एक नया कॉन्सेप्ट आया। एएसएच नाम की जो संस्था है उसी ने एक नया रिपोर्ट मार्च महीने में अभी या 24 मार्च को ये रिपोर्ट डिक्लेयर हुआ कि जो इंटरिम रिलीफ डाइट करते हैं वो डाइट करने से 91% कार्डियक फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आने का 91% चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इंटरिम रिलीफ डाइट को फॉलो नहीं करना चाहिए। इंटरिम रिलीफ डाइट क्या होता है कि आपके आसपास भी कई लोग ऑफिस में या घर के आसपास मोहल्ले में भी करते होंगे, तो क्या करते हैं, वो रात को 7 बजे खाना खा लेते हैं और दूसरे दिन सुबह 12 बजे खाते हैं। ऐसे इंटरिम जो 12 घंटे का 2 मील्स के बीच में अंतर रख देते हैं। लेकिन उस एएसएच का भी अभी रिपोर्ट आया है मार्च महीने में कि वो इंटरिम रिलीफ भी गलत है, तो ओबेसिटी नहीं बढ़े। इसीलिए क्या करना चाहिए वो मैं आज खास बताना चाहती हूँ कि जो मॉडर्न साइंस है उसी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, काजू, बादाम, फ्रूट्स, स्नैक्स, इसी के बारे में बताया है। किसी में से विटामिन सी मिलता है, इसी में से ओमेगा मिलता है, इसी में से ग्लूकोज मिलता है, इसी में से कैल्शियम मिलता है। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट कंपनियों को या मार्केट में काजू बादाम की जो
फैक्ट्रियां लगी हुई है, उन लोगों को धनाढ्य बनाने का कॉन्सेप्ट है। ऐसी कोई आदतों, ऐसी कोई चीजों की जरूरत अपने शरीर को होती नहीं है। फ्रूट्स यानी काजू बादाम वो फ्रूट्स है ही नहीं है। वो फ्रूट्स किसे ड्राई फ्रूट्स किसे बोलते हैं कि फल को ड्राई किया जाता है, वो ड्राई फ्रूट्स है। ऐसे ड्राई किए हुई ये कोई चीजें नहीं है। ये और ऐसे ये तो सब बीज, कई नट्स यानी बीज खिलाए जाते हैं, तो उसी में से अपने को कोई ताकत या शक्ति मिलती नहीं है। क्योंकि जो अपना आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से आप आहार ग्रहण करोगे कि आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट क्या है कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, उसी के ऊपर कोई भी कंट्रोल रखना चाहिए, रखना नहीं है। उसी को अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी मात्रा में प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त से अपने मन को खाने के कार्य में एकाग्र करके खाना चाहिए। और मॉडर्न साइंस या इसी से क्या, मेंटल स्ट्रेस से सब ओबेसिटी बढ़ती है। आजकल क्या हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि बहन जी मैं तो बिल्कुल कम खाना खा रही हूँ, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। लेकिन वो बात भी वो पेशेंट की सही है, कम खाने से भी वजन बढ़ता है। क्योंकि कम खाने से क्या होता है, अपना जो माइंड है ना, वो बॉडी को संदेशा भेज देता है कि आज आप बॉडी को कम आहार मिलेगा, कम ग्लूकोज मिलेगा, तो बॉडी में क्या फैट की कमी हो जाएगी। इसलिए बॉडी क्या करेगी, अपना फैट स्टोर करने की बायोलॉजिकल सिस्टम अपनी बॉडी में शुरू हो जाएगी। तो कम खाने की वजह से भी ऐसा गलत संदेशा बॉडी को भेज देने की वजह से अपनी बॉडी स्टोर करने का चालू कर देगी। क्योंकि स्टोर क्या करेगी, हम लोग स्टोर क्या करते हैं, धरो के मोदी जी ने कोरोना आया तब लॉकडाउन डिक्लेयर किया, तो हम सब ने क्या किया कि हम सब ने पहला ऑर्डर ग्रोसरी का दिया। क्यों दिया कि दुकान बंद हो जाएगी, ग्रोसरी की कमी हो जाएगी, तो अपने स्टोर करना शुरू किया, अपने स्टोर करना शुरू किया। तो ह्यूमन स्वभाव है कि जिसी की कमी हो जाती है हम स्टोर करना शुरू कर दिए हैं। तो ह्यूमन बॉडी का भी स्वभाव है कि फैट की कमी का एहसास कराएंगे तो फैट का स्टोर करने लग जाएगी। इसी तरह फैट बॉडी में स्टोर होती है। और दूसरा एक हाँ आउट जाओ, मीटिंग चालू से कह दो। हाँ जी, समय तो हो बॉडी का चुका ये है। स्वभाव है। और जरा उसी मुझे का जाना होगा। दूसरा फैट उत्पन्न होने का, अच्छा ठीक है, आप जरा चलाए, मुझे हवन के लिए जाना होता है। फैट के बारे में दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हर आदमी की, हर व्यक्ति की जीवन में स्ट्रेस कभी ना कभी आती है। अनडाइन अपना स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। कई हर सिचुएशन 24 आवर्स खुशनुमा रहती नहीं है, कभी ना कभी स्ट्रेस हो जाती है। स्ट्रेस हो जाने की वजह से जठराग्नि पर प्रभाव पड़ता है और अपना जो मेटाबॉलिज्म है, अपनी जो चयापचय की क्रिया है, धातुएं बॉडी में उत्पन्न होती है, वो तो उसी में मेद धातु ज्यादा उत्पन्न होने लगती है, तब मेद बॉडी में एकत्र हो जाता है और स्टोर होने लगता है। और उसी का एक उदाहरण मैं देती हूँ कि मेद कैसे बनता है। तो अपनी बॉडी में 7 धातुएं बनती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुओं उत्पन्न होने की अपनी बॉडी में एक प्रोसीजर है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि भाई कितनी मात्रा में कौन सा रस धातु, उसका अपना अपना एक यज्ञ है, एक जठराग्नि है और 7 धात्वाग्नि है और 5 भूताग्नि है। और ये 7 धात्वाग्नि की क्रिया है। रस धात्वाग्नि नॉर्मल है तो रक्त नॉर्मल होता है, रक्त धात्वाग्नि नॉर्मल है तो मांस नॉर्मल होता है, मांस धात्वाग्नि नॉर्मल होता है तो मेद नॉर्मल होता है। यदि मांस धात्वाग्नि में गड़बड़ी आ जाती है तो मेद ज्यादा बढ़ने लगती है, कभी कभी मेद कम भी होने जाती है, हाइपरथायरॉइडिज्म या कैंसर जैसी बीमारियों में और ओबेसिटी जैसी बीमारियों में मेद बढ़ने जाती है। तो उसी समय मांस धात्वाग्नि की चिकित्सा करनी चाहिए और अपने जठराग्नि की चिकित्सा करनी चाहिए। मेद यानी कि फैट, फैट यानी कि घी को जलाने के लिए किस वस्तु की जरूरत है? बॉडी में फैट को जलाने के लिए
अग्नि की जरूरत है, अग्नि को प्रदीप्त करने की जरूरत है। और इसी के लिए मार्केट में क्या आया है, हीटिंग पैड आ गए हैं कि अपने एब्डोमेन पर हीटिंग पैड रखो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। उल्टी दिशा से गर्मी हमें नहीं देनी है। हमें आमाशयस्थ जठराग्नि को, समान वायु को, पाचक पित्त को बढ़ाना है। उसे हमें ऐसी चिकित्सा करनी है कि जो हमारा जठराग्नि प्रदीप्त होवे। ऐसे हीटिंग पैड लगाने से कि उल्टी दिशा से गर्मी देने से वो ये किडनी और किडनी जैसे अवयव को भी गर्म हो जाते हैं और उसी में भी डैमेज हो जाता है और अपनी सिस्टम डैमेज हो जाती है। इसीलिए मेद धातु कम हो, इसीलिए अपना आहार में दाल, चावल, रोटी, सब्जी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने प्रसन्न मन से खाना चाहिए। आज सब लोगों को, आपको टाइम पूरा हो गया है, मेरा लेक्चर भी लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ से इसे समाप्त करती हूँ और आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे ऐसी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, आप सबका आभार। हाँ, मेद को जलाने के लिए आयुर्वेद शास्त्र में कई औषधियां बताई गई है। एक गुगुलू बताया गया है, एक चित्रक बताया गया है, एक वृक्षाम्ल बताया गया है। ऐसे चित्रकादि वटी ले सकते हैं, त्रिफला गुगल का प्रयोग कर सकते हैं, आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी सब दवाइयों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। हाँ, धन्यवाद। और थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिए इसलिए क्षमा चाहती हूँ, सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बंद कर दो। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है। सबको सादर नमस्ते। शरीर विज्ञान की बहुत अच्छी चीज मिली है। आज की पाठशाला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन धर्म जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सुर गुरु ब्रजानंद की जय हो। योग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। शिक्षा हो, पालन हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि। सबको सादर नमस्ते। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमः। दीपाली का जी, जो एनडीएस सिस्टम है, एनडीएस नेशनल डाइट सिस्टम के बारे में कुछ पता है आपको? आजकल यहाँ बहुत चलता है। उसमें क्या है, सुबह में कुछ खाना पीना नहीं है, 12 बजे तक सुबह में नाश्ता